अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। फॉरेन फंडिंग केस के इल्तवा को लेकर कल अपोजिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो एहतजाज करने जा रही है। ज़ाहिर है ये एहतजाज जो है ये PDM के बैनर तले हो रहा है। देखना यह है कि इस वक्त एक बहस ये भी उलझी हुई है कि फॉरेन फंडिंग है या फंडिंग फ्रॉम एब्रॉड है। मामलात जो हैं वो अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर ये एहतजाज जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और जाहिर है कि रेड जोन का इलाका है और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो है वो कह रहे थे कि ये फ़ैसला किया गया है कि इनको रेड जोन तक आने दिया जाए, रास्ते में कोई कंटेनर नहीं होगा। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे थे कि एक बात याद रखी जाए कि टिट फॉर टैट होगा। अगर कानून को हाथ में लिया गया तो फिर हमसे कोई शिकवा ना करे कि कानून इनको कैसे हाथ में लेगा। देखना ये है कि अपोजिशन की हिकमत अमली जो है वो इस हवाले से क्या होती है। PDM का आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शरीक नहीं थे। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो खुसूसी दावत पर शरीक हुई। यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सियासत के इस मंझधार में अपनी कश्ती को भी संभाले हुए है और क्या अपने चप्पू भी जो है वो इंतहाई महारत के साथ चला रही है, जबकि दिखाई ये देता है कि मौलाना फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो शायद अपनी कश्तियाँ भी जला चुके हैं। महाज़ा राय की ये कैफियत आगे बढ़ती हुई जा रही है और जाहिर है अब मज़ीद एहतजाजी जलसों और रैलियों का जो है वो ऐलान किया गया और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब आज भी कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च होगा। ये लॉन्ग मार्च जो है क्या ये इत्तफ़ाक़ राय से हो पाता है और क्या ये सेनेट इलेक्शन से पहले होगा या साथ साथ ये सारी सूरत हाल जो है चलेगी। पाकिस्तान की सारी सियासी हलचल के दौरान बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रूनमा हो रही हैं, लेकिन दिखाई ये देता है कि हुकूमत जो है जिस तरीके से PDM का ख्याल था कि वो इसको निकाल बाहर करने में कामयाब हो जाएंगे, अभी तक वो सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है और शायद इसके कुछ और लवाज़मात भी हैं। लेकिन PDM जो है वो अपना दबाव जो है वो बढ़ाती चली जा रही है और कल का जो मुज़ाहिरा है यकीनन और एहतजाज है यकीनन इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या इसका नतीजा निकलता है। एक हतमी बात की जा रही है कि हम वहाँ से कुछ लेकर उठेंगे। क्या मिल सकता है, ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर मंसूर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। अनवर मंसूर साहब, मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि चूँकि जो मैंने एक बात की थी उसके ऊपर ज़रा बात हो जाए ताकि कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं वो भी फिर उसका जवाब दे सकें कि ये बात की जा रही है कि जनाब एक तो फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, एक फ़ॉरेन फंडिंग एब्रॉड है, और इस टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है वो सारी सिचुएशन को उलझाया जा रहा है। इस तनाजुर में आप क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन के पास केस 6 साल से इल्तवा में है, इसकी क्या सूरत फिर बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला भी है, मगर ये है कि इतना कोई बड़ा इशू बनना नहीं चाहिए था, इसलिए कि कानून जो है वो उसी तरह से पढ़ा जाएगा जैसे कि किताबों में लिखा हुआ है। फॉरेन फंडिंग जो है वो इलेक्शन एक्ट के उसमें आती है और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि वो फॉरेन फंडिंग है या नहीं है। मगर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले जो पुराना कानून था जिसको कि हम पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कहते हैं, उसके अंदर बहुत वाज़े तौर पर यह लिखा था कि अगर ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कि ये फॉरेन फंडिंग है तो उस सूरत में वो गवर्नमेंट को बताएगी और गवर्नमेंट उसके पे एक्शन लेगा। और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ कि एक्शन क्या होगा। मगर साथ साथ उसी कानून में और सब्सिक्वेंट जो अभी 2017 का लॉ आया है उसके अंदर भी फॉरेन फंडिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है। साथ में एक और जुमला भी इस्तेमाल किया, प्रोहिबिटेड फंड्स। ये प्रोहिबिटेड फंड्स वो हैं जो फंड्स फ्रॉम अब्रॉड हैं,
जो पाकिस्तान से बाहर आते हैं और किस हद तक वो प्रोहिबिटेड हैं, वो बड़े वाज़े तौर पर कानून के अंदर बता दिया गया है। तो दो डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है, एक फॉरेन फंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया या फॉरेन एडेड पार्टी कहा है उन्होंने। फॉरेन फंडिंग है फॉरेन एडेड पार्टी, और प्रोहिबिटेड फंड्स हैं। वो प्रोहिबिटेड फंड्स क्या होंगे मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो ये दो अल्फाज बड़े मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, मगर अब इसको बड़ा लूजली पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं पहले पढ़ता हूं पुराना कानून। पुराना कानून जो था वो है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उसका सेक्शन 2 है, और सेक्शन 2C जो है उसमें डेफिनेशन दी हुई है। फॉरेन एडेड पार्टी मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी which has been formed or organized at the instance of any government or political party of a foreign country, is affiliated to or associated with any government or political party of a foreign country, receives any aid, financial or otherwise, from any government or a political party of foreign country। ठीक है, ये तो पुराना कानून था, और इसके अंदर उन्होंने जो कहा है कि ये फॉरेन एडेड पार्टी होगी, या जो फॉरेन फंडिंग जिसको हम कह रहे हैं। हाँ। साथ में इसके एक और प्रोविजन था कि अगर ये फॉरेन एडेड पार्टी है तो उस सूरत में गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट जो है, अगर वो सेटिस्फाई हो कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है तो उसका पार्टी को डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, अब मैं आता हूं जो नया कानून है। अब जो कानून जो आज राइज है उसमें उन्होंने सेक्शन 200 सब सेक्शन 4F उसने कहा है कि सब्जेक्ट टू दिस एक्ट इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस ऑफ अ सिटीजन टू फॉर्म, ऑर्गेनाइज, कंटिन्यू और सेट अप अ पॉलिटिकल पार्टी। और फिर कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 जो मैंने अभी पढ़ा है, ए पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट बी फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सेट अप और कन्वीन्ड एज ए फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये लफ्ज जो फॉरेन एडेड पार्टी हो गया, इसकी डेफिनेशन जो है वो उन्होंने जो पुराने लॉ था उसमें से जो थी वो मिन्हा कर दी, मगर साथ में उन्होंने एक प्रोविजन डाला इसके अंदर जो सेक्शन 204 है, सब सेक्शन 3। उन्होंने कहा कि एनी कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंडिविजुअल शैल बी प्रोहिबिटेड। अब इन दोनों के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो मैंने पहले पढ़ा था कि फॉरेन एडेड पार्टी के लिए जो कॉन्सिक्वेंस है, अब इसमें अनवर मंसूर साहब कॉन्सिक्वेंसेस में मैं आता हूं। आपने जो ये बात की है, मैं ज़रा कमर जमान कायरा साहब से उसका ले लूं कि हाँ ये लूजली इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके बाद उनका नुक्ता नज़र जो है वो इस हवाले से क्या है। और जब अगर कायरा साहब, जब PTI वाले ये कहते हैं कि इस जुर्म में आप भी उतने ही शरीक हैं जितने वो हैं, कि अगर बाहर से डोनेशन या अतियात आते हैं तो आप लोगों को भी आते हैं, और ये जो अनवर मंसूर साहब ने डेफिनेशंस पढ़ी हैं इनके तनाजुर में अब आप ये तकाजा क्या करेंगे कि क्या ये पूरा अक्रॉस द बोर्ड हो, क्या सिचुएशन हो? देखिए, पहली बात तो ये साहब के ये PTI के अपने अंदर से सवाल उठा था, ये हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया था। PTI के अपने एक मेंबर ने, जो कि इनके फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने ये केस इलेक्शन कमीशन में जाकर दर्ज कराया कि इन्होंने बाहर से फंड लिए हैं, वो उन सोर्सेज से फंड लिए हैं जो प्रोहिबिटेड है, और इन्होंने फंड अदरवाइज भी पाकिस्तान के अंदर लाके भी इस्तेमाल किए हैं और कई और भी ट्रांसफर किए हैं। ये भी एक एलिगेशन था, जहां तक मैं याद, मुझे बड़ी आवाज काम करती है। और उसमें यह था कि ये फॉरेन फंडेड है और फंड के जुमरे में आते हैं, इसलिए इस पार्टी को बैन किया जाए।
ये बात हम लेके नहीं गए, मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी लेके नहीं गए। हाँ, हमारे खिलाफ जब ये केस बहुत चला तो कोई 1.5 साल पहले 2 साल पहले इनके केमेने साहब ने अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ और मुस्लिम लीग के खिलाफ ये बात रेज की कि ये भी फॉरेन फंडेड के जुमरे में आते हैं, इनको भी बाहर से फंड आते हैं। तो बड़ा अच्छा हमने उसका जवाब दे दिया। हमारे खिलाफ जो केस था उससे हमारे जवाब के बाद एक कंपनी कोई शायद अमेरिका में पीपीपी के नाम से थी, उसका मकसद कोई और है, एब्रीविएशन किसी और की है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे खिलाफ भी केस है तो उसको भी उसी तरह ट्रायल होना चाहिए जिस तरह पीटीआई का केस ट्रायल हो रहा है। अगर मुस्लिम लीग के खिलाफ है वो भी उसी तरह ट्रायल होना चाहिए, उसी तरह होगा। हमें तवक्को है कि सबको अक्रॉस द बोर्ड हो। लेकिन पीटीआई 7 साल तक ये नारे लगाती रही कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे यहाँ कोई ऐसा फंड इस्तेमाल नहीं हुआ या मिसयूज नहीं हुआ या कहीं और ट्रांसफर नहीं हुआ जो बैंड या प्रोहिबिटेड फंड के जुमरे में आता था। और अब जब ये हमारा आया और इलेक्शन कमीशन ने इस केस को खोला है, कोई जो तहखाने में कहीं पड़ा हुआ था गर्द अलूद फाइल, उससे गर्द झाड़ी है, तो अब पीटीआई को समझ आई कि मामला तो खराब है। पहले तो ये करते रहे, इन्हीं अगर केस में कुछ नहीं था तो वो जवाब दे देते। वो इस केस के खिलाफ हाई कोर्ट नहीं कायरा साहब, अब सवाल ये पैदा होता है, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, इन्होंने बनाया हुआ है। अब आप कल इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये अब आपकी सूरत हाल इसलिए बनी है कि इसके अंदर पार्टी को बैन करने का भी है, ये वजह है? और वो जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि अगर आ रहे हैं तो फिर आराम से आए, टिट फॉर टैट होगा। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि हम जो जा रहे हैं, जब कोई केस दायर हो जाता है देन इट बिकम्स पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ये इशू किसी एक फर्द का नहीं रहा, एक फर्द ने इस इशू को, अनवर मंसूर साहब ने जिस तरह, हमारे मुल्क के इंतहाई नामवर वकील हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। उन्होंने जिस तरह केस के बारे में, ब्लॉक के बारे में बयान किया है, मैं तो इनके सामने कुछ बात नहीं कर सकूंगा उस इशू पे। लेकिन जो बात उनकी अपनी जमात के मेंबर ने की वो उस हद तक थी कि वो उनके नोटिस में ले आया, उसके बाद अब अगर एक जमात फॉरेन फंड लेती है, हमारा तो इशू ये था ना कि क्यों 7 साल से क्यों बाकायदा अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन इस मामले को दबाए बैठा है, इसलिए लिहाजा उसको खोला जाए। अब ये केस अगर फाइनल फैसला होता है तो किसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम जिसके भी खिलाफ हो उसको भुगतने पड़ेंगे। और अगर किसी और जमात, भले वो मेरी जमात ही हो, अगर हमारे खिलाफ इस तरह का कोई केस प्रूव होता है तो बिल्कुल फिर हम भी उस कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बच सकेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। कायरा साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। छोटी सी गुजारिश सुनिए, एक छोटी सी। जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं, ये शायद पहले इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो धमकियों से गुफ्तगू करते हैं। हालांकि असूल ये होना चाहिए कि आप सजेस्टिव रह के बातें करें। कानून ने जो हरकत करनी होती है वो तो कानून अपनी जगह करता ही है, लेकिन आप थ्रेट नहीं करते, आप इस तरह बातें नहीं कर रहे होते लोगों को धमकियां देते हुए। बल्कि इसका तरीका ये है कि जी हाँ, अगर कोई सवाल करता है कि किसी ने जी अगर कानून हाथ में लिया तो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कौन कहेगा कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कायरा साहब, मैं वापस आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा अनवर मंसूर साहब, वो ब्रेक पर जाने से पहले आपने उसकी तौजीहात तो बयान कर दी। अब आ जाते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस की आप बात कर रहे थे, अगर वो ज़रा एक्सप्लेन करें तो फिर पता चले कि क्या नताइज जो हैं इससे अक्स किए जा सकते हैं। जी, इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि जिन साहब ने ये कंप्लेंट की थी और वो अपने आप को पीटीआई का मेंबर कह रहे थे, मुझे जो इस बात के में पता है वो ये है कि पीटीआई से वो रिज़ाइन कर चुके थे
और वो उनका झगड़ा हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने ये किया था। मगर बहरहाल उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, उन्होंने ये कहा था कि इसने प्रोहिबिटेड फंड्स हैं। तो उसके इफेक्ट क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर ये फॉरेन एडेड पार्टी है तो उसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 212 है इसका इलेक्शन एक्ट का, और इसमें कहता है वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द कमीशन और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स दैट द पार्टी इज अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी और हैज बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल to the sovereignty and integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, the government shall by notification in the official gazette make such a declaration। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसको सुप्रीम कोर्ट बैन कर सकता है पार्टी को, अगर वो फॉरेन एडेड है। मगर अगर वो फॉरेन फंडेड पार्टी है, फॉरेन फंडेड से मतलब ये है अगर वो प्रोहिबिटेड फंड्स के है, तो उसमें लिखा हुआ ये है एनी कॉन्ट्रीब्यूशन or donation made directly or indirectly by any foreign source including, और ये उन्होंने ये जो मैंने अभी पढ़ा था और इसका इफेक्ट जो है वो 160 में दिया हुआ है। उन्होंने कहा है where the commission on motion or an application filed by the person decides that the contribution or donation as the case may be accepted by the political party are prohibited under subsection 3 of section 204, it shall, subject to notice to the political party concerned, after giving them an opportunity of being heard, direct that the same be confiscated in favor of the state to be deposited in the State Bank of Pakistan वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है कि प्रोहिबिटेड फंड्स का मैक्सिमम जो भी कुछ इसकी वो कर सकते हैं वो ये है कि वो पैसा जो है वो सब जमा करा दिया जाए, कहां पर? स्टेट बैंक के अंदर और स्टेट के फेवर के अंदर। इससे ज्यादा और कोई इसका इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई और सजा नहीं है, किसी किस्म का पार्टी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि अब चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो किसी और मुल्क ने दिया हो, कोई भी पैसा कहीं से भी आया हो, वो पैसा अब फॉरेन एडेड में नहीं आता, इसलिए कि पुराने कानून के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर कोई पोर्शन ऑफ द फंड है तो वो फॉरेन एडेड में आ जाएगा। ये उन्होंने डेफिनेशन से निकाल दिया है और इसलिए अब ये फॉरेन एडेड पार्टी किसी सूरत में भी नहीं हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि ये फॉरेन एडेड नहीं है बल्कि प्रोहिबिटेड है, और प्रोहिबिटेड का बिल्कुल कॉन्सिक्वेंस अलग है, फॉरेन एडेड का कॉन्सिक्वेंस टोटली डिफरेंट है। अब इसमें ये फरमाइएगा कि फिर कानूनी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आप क्या देख रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और उनको कोई खदशा लाहक नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला जा सकता है कि उनकी पार्टी जो है वो बैन हो जाएगी? देखिए मुझे जो इत्ला है इसकी वो ये है कि शायद कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ने दिए हैं मगर वो उनकी कॉरपोरेट बॉडी से आए हैं। मैं अगर फर्ज के मेरी एक कंपनी है, मैं अपने पीटीआई को पेमेंट करना चाहता हूं, मैं उस कंपनी के नाम से चेक इशू कर देता हूं ना, टेक्निकली वो जो है वो बॉडी कॉरपोरेट से आए हैं, तो बॉडी कॉरपोरेट से अगर पैसे आते हैं तो उस सूरत में वो प्रोहिबिटेड फंड्स में शुमार हो जाते हैं। तो जो पैसा उधर से आया है वो सिर्फ जब्त हो जाएगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है किसी और ऑर्डर का। मेरा अपना मानना ये है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा कायरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अनवर मंसूर साहब ये बात कर रहे थे
कि अगर फॉरेन फंडेड है या प्रोविडेंट फंड का मामला है तो प्रोविडेंट फंड के अंदर मैक्सिमम ये है कि आप जो पैसा आपको आया है आप वो स्टेट बैंक में जमा करा दें। फॉरेन फंडिंग का यह है कि मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, लेकिन आपको कॉरपोरेट उनकी एंटिटीज़ जो हैं वहाँ से पैसे आए हैं। तो उस सूरत हाल में वो केस चलता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, वो कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। तो ये जो आप इतना एहतजाज बिल्ड अप कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये इस सारी कानूनी सूरत हाल के तनाजुर में वो नताइज दे सकता है जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं? हम क्या मुतालबा कर रहे हैं? हम क्या पीटीआई को बैन करने की बात कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दें फौरी तौर पे? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एक फॉरेन फंडेड केस है जो इलेक्शन कमीशन वालों आपके पास पड़ा हुआ है पिछले 7 साल से, आप उसका फैसला नहीं कर रहे हो। ये कौन सी प्यारे हैं जिनके खिलाफ अगर फैसला आने का इम्कान है तो उसके खिलाफ आप फैसला नहीं करते? यही वो दबाव है जो हम खड़ा करना चाहते। और ये एन जमहूरी रंग है। अगर आप समझते हैं जैसे 7 साल से एक केस जो अदालतों के हुक्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जो है अपने इलेक्शन कमीशन वो दबाए बैठा है, तो उस पर हम एहतजाज भी नहीं करेंगे? हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। ये जो रोज सुबह शाम हमें गालियां दे रहे होते हैं, तो किस तरह क्यों बात से इनको इससे खामोशी की जाए और क्यों इलेक्शन कमीशन का केस दबा के बैठा रहे? हाँ, होगा क्या या क्या होना चाहिए? होना चाहिए जो कानून है होना चाहिए। इनके लिए को हम एक्सेप्शनल बात नहीं मांग रहे। अगर कानून के मुताबिक इनको पेनल्टी वो है जो मंसूर साहब फरमा रहे हैं तो वो होनी चाहिए। और अगर पेनल्टी वो है जिसका जनरली जिक्र किया जाता है कि इनकी जमात भी बैन हो, इनके लोग भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो ये बात अगर अदालत में जाएगी तो अदालत में जाए। लेकिन ये मरहला तो तय हो, पहले ये मरहला खत्म होगा तो आगे बात बढ़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, 7 साल तक झूठ बोलती रही जो जमात, जिसकी क़यादत, जिसके मेंबर, जिसका वजीर आजम, आज वो कह रही है कि हाँ गलतियां तो हुई है, हमारा कसूर नहीं है, हमारे एजेंट्स का है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी थी। अच्छा, अब इसमें अनवर मंसूर साहब ये फरमाइएगा कि जो आपने जिस तरीके से सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है, आपको क्या कानूनी तौर पे दिखाई देता है कि पीटीआई को इतने अरसे तक इसको लटकवाने की वजह क्या दिखाई दे रही है कि वो यहाँ तक इतना अरसा उन्होंने गुजार दिया? क्या सिर्फ इस चीज़ से ख़ाइफ थे कि इससे ये बात आ जाएगी कि उन्होंने कुछ ऐसी कॉरपोरेट एंटिटीज़ से या ऐसे इनफरादी शख्सियात से पैसे लिए हैं जो पाकिस्तान के हमदर्द नहीं थे, पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्क से उनका ताल्लुक़ था, और ये किस हद तक असरअंदाज हो सकता है मामला केस पर? नदीम साहब, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो डिले हुआ है वो पीटीआई की तरफ से नहीं हुआ है, बल्कि एक कमीशन बनाया गया था इसके अंदर, और उस कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था कि आप अकाउंट्स को देखकर इन्वेस्टिगेट करें। डिले वहां हुआ है और तकरीबन उन्होंने 3.5-4 साल लगाए हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने में। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक चीज मैं बहुत वजाहत के साथ कहता हूं जो मुझे पर्सनली पता है कि जितने अकाउंट्स थे, ये अमेरिका की बात हो रही है, और अमेरिका से जितने अकाउंट्स थे वो पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हुए थे और पहले डिक्लेयर किए हुए थे। तो ये कहना कि ये इनको पता नहीं था इस बारे में, या इन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किए थे, या कोई चीज़ छुपाई हुई थी, ये मुनासिब बात नहीं है। बिकॉज ये मुझे पता है कि जहां जहां से पैसे आए हैं वो पैसे पूरे के पूरे डिक्लेयर्ड हैं और एक एक अकाउंट डिक्लेयर्ड था इसके अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आता हूं अनवर मंसूर साहब। अच्छा, कायरा साहब, आप ये फरमा दीजिएगा कि मैं एक सियासी सवाल ज़रा इंपॉर्टेंट पूछना चाह रहा था कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मौजूद नहीं थे। कल उनकी जो शिरकत है, जो आपका इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज है, वो भी दिखाई नहीं दे रही है। ये शऊरी है या मोहतात सियासत है? अलग साहब, एक तो पहले नदीम साहब गुजारिश कर लूं कि ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि 7 साल में कमीशन भी बना, कमीशन की प्रोसीडिंग्स में भी डिले कराए गए, और
और बाकायदा हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए गई पीटीआई, और ये सारे प्रोसेसेस किए। अगर हाथ इतने ही साफ थे तो इलेक्शन कमीशन में सिंपली जाके बता देते कि जनाब ये केस हमारे खिलाफ तो बनता नहीं है ये। और इस केस में एक पहलू ये भी है कि कुछ पैसा वो है जो इस पार्टी के नाम पे इकट्ठा हुआ, लेकिन वो कहीं और ट्रांसफर हुआ, वो भी एक केस की एक जुज़्व है। लेकिन मैं उस तफसील में भी, क्योंकि मेरे पास सारी रिकॉर्ड नहीं है, मैंने ये केस देखा नहीं है। हमारा मुतालबा पहले नंबर पे तो सिंपल ये है कि इस केस का फैसला करें। हमें गवर्नमेंट पीटीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में या कोई और जाएगा, ये तो बात का फैसला है ना। लेकिन जहां तक बिलावल साहब के नाम आने का ताल्लुक है, इसकी वजाहत तो हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं, आप तक खबर नहीं पहुंची शायद, हमने बहुत वजाहत इसकी कर दी, हमारे स्पोक्स पर्सन ने भी बता दिया। बिलावल साहब का प्रायर प्रोग्राम था आज सखर में, उनका प्रोग्राम था, उन्होंने वहाँ लेबर कॉलोनी की जो कुके मलकियत थे वो में तकसीम करने थे, और कल वो उमरकोट जा रहे हैं, लिहाजा वो तो तयशुदा था। ये प्रोग्राम आ गया, और कहाँ है, किस तरह मुमकिन है कि 11 जमातों की क़यादत हर मीटिंग में और हर जगह पे शामिल होगी। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जब किसी एक अजलास में कोई एक जमात का सरबराह नहीं होता तो फौरन उससे हंगामा खड़ा हो जाता है कि जी पता नहीं क्या हो गया, टूट फूट हो गई, फलान हो गई। ये गवर्नमेंट को करने दें, आप लोग ना करें, ये आपका काम नहीं है। हाँ, हमारे वहाँ सीनियर मोस्ट लोग मौजूद हैं। आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी, आज हेड्स की मीटिंग नहीं थी, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसको चेयर किया, उसमें हिस्ट्री भी गई होगी। लेकिन कल बिलावल साहब नहीं आ सकेंगे, हमने काफी दिन पहले बता दिया था। उनकी प्रायर मीटिंग थी, और हर मीटिंग के और हर जलसे में हर लीडर नहीं जा सकता, और उसके बाद उनकी नंबर 2 लीडरशिप बैठी है, वो जाएंगे, हम भी सब जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अनवर मंसूर साहब, जो पहला पोर्शन है कायरा साहब की आपने बात सुनी कि वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसका नतीजा तो निकले ना, जो भी नतीजा निकलना है, अगर कानून की रूह से जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक भी निकलना है तो वो निकले तो सही ना। ये जो इल्तवा है ये तो पीटीआई की तरफ से है, और ये अगर है तो फिर अगर इतना ही स्लेट साफ है तो फिर ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं तो उसमें पेश नहीं हो रहा हूँ, जो लॉयर पेश हो रहा है, आई डोंट थिंक कि वो एडजर्नमेंट मांग रहा है। मगर अगर ये एडजर्नमेंट मांग रहा है तो नहीं, अपना जो भी है मामला तय करें, इसलिए कि अब जो रिपोर्ट आई होगी, इसकी मैंने नहीं देखी है वो रिपोर्ट, मगर जो रिपोर्ट आई होगी उसके बेसिस के ऊपर वो एक्सप्लेन करेंगे, और वो जो कुछ भी होगा, मगर कानून जो है वो बड़ा क्लियर है, और मैं समझता हूं कि इसमें जो फैसला करना है करके ख़त्म करें, एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड। मतलब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर पीटीआई के लिए जो कायरा साहब जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, अगर वो भी मद्देनज़र रख लिए जाएं तो उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है कि ठीक है, अगर फ़ंड्स हैं तो जमा करा दो, नहीं तो फिर जाते रहो सुप्रीम कोर्ट तक, चलते जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक। अब कायरा साहब ये सूरत हाल है कि ठीक है, अगर आपके प्रोविडेंट फंड्स हैं तो स्टेट बैंक में जमा करा दो, वरना केस जो है वो चलाते रहो, कानून क्लियर है। ये मंसूर साहब का नुक्ता नजर है, मैंने पहले भी गुजारिश की, वो मुल्क के बड़े नामवर हमारे दानिश्वर भी हैं और वकील भी हैं, लेकिन मेरा नुक्ता नजर उनसे बड़े अदब से बड़ा बिल्कुल मुख्तलिफ है कि एक जमात जो 7 साल तक ये बयान देती रही कि हमारा कोई अकाउंट गलत नहीं है, हमने कोई चीज अगेंस्ट द लॉ नहीं ली, और अब अचानक बगैर कोई फैसला आए, ये टोटल फैसला आ गया, अब वो प्रियम्पटिव एक आर्गुमेंट लेके आए हैं कि हाँ गलतियां तो हैं, लेकिन वो हमारे जो एडवाइजर्स थे उनके हाँ है, जो हमारे कलेक्टिव एजेंट्स थे उनके हाँ है। तो ये क्या था? अगर इतने ही नीट हैंड थे तो बड़े साफ सुथरे तरीके से चले जाते। और इनके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात किया जा रहा है वो ये है कि इन्होंने फंड सिर्फ जो कारपोरेट सेक्टर से लिए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ लोगों से फंड लिए हैं, और वो जो कानूनदान है वो ये कहते हैं, और जो पिटिशनर है वो भी ये कहते हैं कि इनके फंड्स जो हैं वो उस ज़ुमरे में आते हैं जिससे एक्सट्रीम पनिशमेंट हो सकती है। अब देखिए क्या होता है। ठीक, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।